To all viewer, today I'm going to continue with the same topic, that is sovereignty. In previous video lecture, I have discussed about monistic theory of Austin on sovereignty. So now I'm going to discuss the criticism of Austin theory of sovereignty. अगर संप्रभुता के ऑस्टिन द्वारा दिए गए सिद्धांत की बात की जाए तो इस सिद्धांत की बहुत सारे आलोचनाएं देखी जा सकती है और ऑस्टिन के थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के आलोचकों में से सर हेनरी मेन, क्लार्क और सिड ग्राविक प्रमुख हैं और अग्रणी हैं. मीन्स दे हैव क्रिटिसाइज्ड the Austin theory of sovereignty. So the first criticism of the theory of sovereignty given by Austin is that the theory is against the popular sovereignty. जो प्रथम आलोचना है वो यह बोलता है कि उसका जो थ्योरी है, उसका जो थ्योरी है वो लोकप्रिय संप्रभुता के विरोधी है. क्यों? क्योंकि according to Austin there is somebody, that is the determinate person who is supreme to all, and everyone except that particular sovereign is subordinate to him or her. So it is very much against the democratic setup, और वी कैन से द पॉपुलर सोवरेनिटी. जैसे हम बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत है जो ऑस्टिन ने संप्रभुता का दिया है वो पॉपुलर सोवरेनिटी के अगेंस्ट है. क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत के हिसाब से एक कोई सर्वोच्च शक्ति है या सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति है जो सब उससे क्या है, सबऑर्डिनेट है, सब उससे दर्जे में उससे नीचे है, जो कि लोकतांत्रिक या लोकतंत्र के जो विचार है उसके विरोध में है. और कह सकते हैं कि इसका जो सिद्धांत है वो लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता दोनों के विरोधी है. जैसा कि लोकप्रिय संप्रभुता में जो राज करने का जो किसी शासक का अधिकार है वो लोगों के मत पे आधारित होता है और बहुत हद तक मिलता है राजनीतिक संप्रभुता भी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी, क्योंकि पॉलिटिकल सोवरेनिटी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को मतदाता पीछे से सपोर्ट करता है. तो अगर हम दूसरी आलोचना की बात करें तो दूसरी आलोचना का भी मैंने चर्चा कर दिया. जैसा कि मैंने बताया कि उसका जो सिद्धांत है, उसका जो थ्योरी है वो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी और पब्लिक ओपिनियन के को भी नजरअंदाज करता है. मीन्स जो ऑस्टिन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है वह जनता की ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की शक्ति की उपेक्षा करता है. अब जो तीसरा क्रिटिसिज्म है, दैट इज व्हाट लॉ इज नॉट द कमांड ऑफ सॉवरेन. कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं है. अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन और अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ ऑस्टिन, the determinate human superior is the only lawmaker and his commands are laws. But according to Sir Henry Maine, other historical jurists have also vehemently criticized and condemned the Austin theory of sovereignty. अगर हम कहें तो एक बात कह सकते हैं कि ऑस्टिन बोलता है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, जबकि इस सिद्धांत का या इस वक्तव्य का सीधे हेनरी मेन इसका विरोध में आते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है. वो कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है,
एक संप्रभु है और वो संप्रभु का जो आज्ञा है वो कानून नहीं है। और मेन कहते हैं कि संप्रभुता एक डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर या एक निश्चित सत्ताधारी व्यक्ति के अंदर समाहित नहीं है, बल्कि वह व्यक्तियों में समाहित है। इस प्रकार कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं है। अगर अगले आलोचना की तरफ बढ़े, if I move to the next criticism, then the next criticism is sovereign is not indivisible according to pluralist. Means what? Sovereign can be divided. इसको विभाजित किया जा सकता है, जबकि ऑस्टिन बोलता है it cannot be divided. Means he has made a sovereign the most powerful, the most supreme. So according to Austin, it cannot be divided. It is indivisible. But according to pluralist, it can be divided. अगर हम बात करें, बहुलवादियों का मानना है कि संप्रभु को विभाजित किया जा सकता है, जबकि ऑस्टिन बोलता है इसको विभाज्य नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम है, सर्वोच्च, सुप्रीम अर्थात सर्वोच्च है। अगर बहुलवादियों की बात करें तो वो राज्य के स्टेट के सुप्रीमेसी को चैलेंज करते हैं, और वो चैलेंज इस आधार पे करते हैं और कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी संस्था हैं समाज में जो किसी भी तरीके से इसके सबऑर्डिनेट नहीं, राज्य के सबऑर्डिनेट नहीं है, राज्य से निचतर नहीं है। और वो मानते हैं कि राज्य भी एक तरह की बहुत सारी संस्थाओं में से एक संस्था है। इस प्रकार राज्य मतलब पूरे कम्युनिटी का कोई एक संप्रभु शक्ति मात्र नहीं हो सकता। इस प्रकार संप्रभुता का विभाजन किया जा सकता है या विभाज्य है, और ये जो है इसका अगर विभाजन देखा जाए तो इट कैन बी डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड अदर वेरियस एसोसिएशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। मीन्स अगर इसके विभाजन को समझा जाए तो ये राज्य और राज्य जैसी और भी विभिन्न, राज्य जैसी नहीं, राज्य के अलावे विभिन्न प्रकार की अन्य संस्थाओं या अन्य व्यक्तियों के संस्थाओं में विभाजित है। अगली जो आलोचना है वो है क्या कि सॉवरेनिटी डज नॉट रिसाइड विद डिटर्मिनेट पर्सन इन द फेडरेशन। मीन्स जब हम संघीय ढांचा की बात करते हैं, जैसे आप द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बारे में जानते हैं, ये दो ऐसे राष्ट्र राज्य हैं जो एक फेडरल स्टेट है, एक संघीय ढांचा वाला राष्ट्र राज्य है। तो अगर आप यहाँ पाएंगे तो कोई एक डिटर्मिनेट पर्सन नहीं है, कोई एक निश्चित सत्ताधारी व्यक्ति नहीं है जिसमें संप्रभुता समाहित है, बल्कि ये बहुत सारे, अगर देखा जाए अमेरिका को अगर आप देखें तो अमेरिका के संदर्भ में ये कहना असंभव हो जाता है कि सोवरेन कौन है, फेडरल स्टेट में सोवरेन कौन है कहना मुश्किल हो जाता है, और उसको चिन्हित करना मुश्किल हो जाता है कहाँ पे है। अगर आप अमेरिका का उदाहरण देते हुए ये समझे कि संप्रभुता कहाँ निवास करती है, किस में अधिवास करती है, तो ना तो ये किसी व्यक्ति में अधिवास करता है जिसको आप प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, ना तो किसी ये ऑफिस में निवास करता है या अधिवास करता है, और ना ही किसी कांग्रेस में, बल्कि ये वहाँ के संविधान में निवास करता है। मीन्स इट रिसाइड्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिमिलर इज द केस विद द कंट्री और इंडियन स्टेट दैट इज ऑल्सो फेडरल इन नेचर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघीय ढांचा वाले राष्ट्र राज्यों में जो संप्रभु व्यक्ति के बारे में एक डिटर्मिनेट और एक निश्चित सत्ताधारी व्यक्ति की बात करता है ऑस्टिन, वो कहीं न कहीं नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिका का तो हाँ एक प्रेसिडेंट है जिसको हम डिटर्मिनेट पर्सन या एक निश्चित सत्ताधारी मानेंगे, तो मानते हैं, तो उसके अंदर
पूर्ण रूप से संप्रभुता समाहित नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए एक बृहद क्षेत्र में, ब्रॉडर सेंस में उसको समझा जाए तो कह सकते हैं कि संप्रभुता वहाँ के संविधान में समाहित है, और ये स्थिति भारत के संदर्भ में भी बहुत हद तक सही है। अगर अगले क्रिटिसिज्म की बात करें तो दैट इज व्हाट कि force is not the only sanction behind laws. As you already know that in today's scenario, in modern state, the process of law making is done by or is being done under parliament, means under legislature, and in legislature the representatives used to make laws. So we can say it's not force, it's what the representative elected by the voters who decides or who sanction the laws. So it's not force, it is in modern state representative a number of person. So it's not the one determinate person. इस प्रकार कह सकते हैं कि शक्ति केवल कानूनों के पीछे की मंजूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आधुनिक राष्ट्र राज्य के को देखा जाए तो आधुनिक राष्ट्र राज्य के अंदर वहाँ एक लेजिस्लेचर होता है, मीन्स वहाँ एक कानून निर्मात्री सभा होती है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, अमेरिका में कांग्रेस है। कोई भी कानून बनाने के लिए या किसी कानून को अमेंड करने के लिए उसमें मौजूद रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ मौजूद प्रतिनिधि उस पे वोटिंग करते हैं और वोटिंग करने के बाद वो कानून बनता है। तो इस प्रकार आधुनिक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में फोर्स इज नॉट द ओनली सैंक्शन बिहाइंड लॉज, मतलब शक्ति केवल कानूनों के पीछे की मंजूरी नहीं है। अगर अगले क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़े तो दैट इज व्हाट दिस थ्योरी मेक्स द सोवरेन कंप्लीटली एब्सोल्यूट। ऑस्टिन संप्रभु को बिल्कुल निरपेक्ष और एब्सोल्यूट बना देता है और इससे परे कुछ नहीं होता है। अगर आप बात करें, जैसे आप सुनते हैं कि प्राचीन काल एंशिएंट और मिडिल एजेस में भी मोनार्क हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करता था, और वो राजतंत्र अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी, एक निरपेक्ष राजतंत्र के समान था। फिर भी आप देख सकते थे कि वो जो मोनार्क थे पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं था, पूर्ण रूप से बिल्कुल निरंकुश नहीं हुआ करता था। उस समय जो समाज में मौजूद नैतिकता होती थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था, जो एक धार्मिक मान्यताएं होती थी, अगर उसको वायलेट करता था मोनार्क तो एक क्रांति की संभावना रहती थी, एक रिवॉल्ट की संभावना रहती थी। सो आई कैन से दैट the sovereign power which has been made absolute by the Austin is very rare. It's only found in the theory. In practice, even during the time in ancient and middle ages of many absolute monarch were there, then also they never be this much despotic or absolute. Even they used to care of the morality of the society, some principles of the religion, and at the same time some ethical norms too. If they don't follow all these things, there might be chances of revolt, and it could lead to a revolt. अगर अगले और अंतिम क्रिटिसिज्म की बात करें तो वो है कि दिस थ्योरी इज नॉट इवन एप्लीकेबल टू यूरोप। अब जैसी बात करते हैं कि ये थ्योरी जो है यूरोपीय राष्ट्र राज्यों के लिए लागू नहीं होता है, तो इसको समझने के लिए ऑस्टिन के हिसाब से जो किंग इन पार्लियामेंट है इंग्लैंड में वो सोवरेन है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप कानूनी तरीके से देखें तो ये जो मतलब लाइन है कि king in parliament is sovereign in England is not valid. Why? Because क्योंकि इंग्लैंड में ना ही वहाँ का राजा और ना ही वहाँ का
पार्लियामेंट कभी भी वो मतलब एक पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा वहाँ के पब्लिक के बिल को ध्यान रखना होता है। इफ दे डोंट केयर अबाउट, if they don't give due attention to the will of public, then there might be what you can say opposition from the public against the parliament, against the king. Why? Because we used to hear that there used to be election in UK, or better to say England. So England is an ideal example of democracy, and where the views of public is on the top, and parliament and king in parliament can never ignore them. अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो ऑस्टिन के हिसाब से इंग्लैंड में किंग इन पार्लियामेंट सॉवरेन है, जबकि ऐसा कानूनी रूप से सही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ का ना ही किंग ना ही पार्लियामेंट वहाँ के पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट या उसको ध्यान जरूर रखता है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए आप बोल सकते हैं कि वहाँ हमेशा एक अंतराल पर चुनाव होता है और चुनाव के द्वारा ही वहाँ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं और बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उनकी भावनाओं का पूरा कद्र किया जाता है। और ये जहाँ तक बात करें लोकतंत्र की, तो अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में देखा जाए, संसदीय प्रणाली की बात की जाए, तो इंग्लैंड एक आदर्श उदाहरण है, एक आइडियल एग्जाम्पल है। इस प्रकार मैंने बारी बारी से ऑस्टिन के थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के सभी क्रिटिसिज्म की चर्चा कर दी है। ओके।